सो वेलकम टू आवर चैनल फार्मा यूनिट। ये वीडियो में हम डी फार्म के फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट का जो 5th चैप्टर है डेट इज लिक्विड ओरल प्रिपरेशन उसके 5th पार्ट को देखने वाले हैं। इस वीडियो के पहले हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था लिक्विड ओरल प्रिपरेशन का, उसके साथ ही साथ हमने सोल्यूशन, सिरप एंड एलिक्सर को एकदम ज़्यादा डिटेल में कवर किया है। और अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं एंड उस पर्टिकुलर वीडियो के जो PDF नोट्स हैं वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इमल्शन को एकदम ज़्यादा डिटेल में कवर करने वाले हैं। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इमल्शन का मतलब क्या होता है, आखिर इमल्शन बनता किससे है, बनता कैसे है। इमल्शन ये एक बायफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है। अब ये इमल्शन के अंदर ना दो टाइप के लिक्विड प्रेजेंट होते हैं, एक होता है वाटर और दूसरा होता है ऑयल। जब हम वाटर एंड ऑयल को मिक्स कर देते हैं तो हमारा जो इमल्शन है वो बन के रेडी हो जाता है। अभी आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऑयल एंड वाटर ये दोनों तो कभी मिक्स नहीं होते, ये दोनों तो इमिसिबल लिक्विड है, यानी कि ये दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्स होते नहीं हैं, तो हमारा इमल्शन बन के रेडी कैसा होता है। तो यहाँ पे एक तीसरा केमिकल आता है जिसको हम बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट, या फिर बहुत लोग इसे इमल्सिफायर भी बोलते हैं। अब ये इमल्सिफाइंग एजेंट करता क्या है, वाटर एंड ऑयल को, ये दोनों को ना एक दूसरे के साथ मिक्स होने में मदद करता है। तो जैसे ही हम वाटर ऑयल के साथ इमल्सिफाइंग एजेंट को भी ऐड करते हैं तो हमारा जो इमल्शन है वो बन के रेडी हो जाता है। नेक्स्ट हम इसका एकदम परफेक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं जिसे हम एग्ज़ाम में लिख सके। Emulsion is a biphasic liquid dosage form in which one liquid is dispersed throughout the another liquid in the form of small droplets and the system is stabilized by third substance called as emulsifying agent। अभी हमने इमल्शन का डेफिनेशन शॉर्ट में कवर किया था कि इमल्शन क्या होता है। इमल्शन एक बायफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है जिसके अंदर दो टाइप के लिक्विड प्रेजेंट होते हैं और उन दो टाइप के लिक्विड में से एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में पूरे तरह से फैल जाता है, यानी कि पूरी तरह से डिस्पर्स हो जाता है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, छोटे छोटे स्मॉल ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में। और इन इमल्शन को स्टेबलाइज करने का, बनाने का काम कौन करता है, तो जो इमल्सिफाइंग एजेंट होता है वो इमल्शन को बनाने का काम करता है। हम इस डेफिनेशन को एक डायग्राम के साथ समझ लेते हैं तो आपको ये इमल्शन का डेफिनेशन और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आपको ये पहले डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ हमारे पास दो लिक्विड प्रेजेंट है। जो अपर लिक्विड प्रेजेंट है वो है ऑयल, और जो नीचे वाला लिक्विड है जो ब्लूइश कलर का आपको सबसे बड़ा पार्ट दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं वाटर। तो जब हम इस ऑयल एंड वाटर को हम एकदम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे तो हमारा क्या फॉर्म हो जाता है, यहाँ पे इमल्शन फॉर्म हो जाता है, जो कि आपको सेकंड डायग्राम में देखने मिल रहा होगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करने मिल रहा होगा आपको कि ये एक पूरे के पूरे जो वाटर में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है। तो ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये और कुछ नहीं, ये ऑयल है। तो जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन में कवर किया था कि जो इमल्शन होता है उसके अंदर एक फेस, यानी कि एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में पूरी तरह से फैल जाता है, पूरी तरह से डिस्पर्स हो जाता है। तो जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं इमल्शन का, इसके अंदर भी जो ऑयल है, ऑयल ग्लोब्यूल्स जो है छोटे छोटे, वो पूरी तरह से वाटर वाले फेस में एकदम तरीके से फैल चुके हैं। यहाँ पे मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा कि जो इमल्शन होता है ना, इमल्शन में दो टाइप के, जैसा कि हमने देखा कि लिक्विड प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो आपको एकदम जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट जो यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इनको हम बोलते हैं डिस्पर्स फेस। याद रखना, इसे हम डिस्पर्स फेस बोलते हैं। और जो आपको एकदम ज़्यादा क्वांटिटी में जो दिख रहा है, जो अमाउंट एकदम ज़्यादा क्वांटिटी में बैकग्राउंड में जो आपको दिख रहा है, उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फेस, या फिर इसे बहुत लोग डिस्पर्स मीडियम भी बोलते हैं। होप आपको डेफिनेशन एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि इमल्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इमल्शन होता क्या है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम एडवांटेजेस देख लेते हैं इमल्शन का। इमल्शन आर नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इरिटेंट इन नेचर। इमल्शन नॉन टॉक्सिक होता है, ये हमारे बॉडी में किसी भी टाइप का इरिटेशन नहीं पैदा करता है। The drug which have unpleasant taste and odor can be converted into emulsion and hence can be make palatable। ऐसे ड्रग जिनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बेकार हो, जिनका स्मेल बहुत ही ज़्यादा बेकार हो, मतलब वो ऐसे ड्रग होते हैं जिनको पेशेंट आसानी से ले नहीं पाते हैं। तो अगर हम ऐसे ड्रग को इमल्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो इमल्शन फॉर्म में उस ड्रग को कोई भी पेशेंट आसान तरीके से कंज्यूम कर सकता है।
द ड्रग कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस। अगर हम किसी भी ड्रग को अगर हम इमल्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो जो हमारा ड्रग है वो हाइड्रोलिसिस वाले प्रॉब्लम से एंड ऑक्सीडेशन वाले प्रॉब्लम से एकदम अच्छे तरीके से बच सकता है। वेरियस टॉपिकल एप्लीकेशन लाइक क्रीम, लिनीमेंट, लोशन और इमल्शन। सो बहुत सारे जो टॉपिकल एप्लीकेशंस होते हैं जैसे कि क्रीम, लिनीमेंट, लोशन, ये सब के सब एक टाइप के इमल्शन होते हैं। टॉपिकल एप्लीकेशन मतलब एक ऐसा मेडिसिन जिसे हम अपने बॉडी के आउटर सरफेस पर अप्लाई कर सकते हैं। इमल्शन आर इकोनॉमिकल इन नेचर। इमल्शन सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम इंजेक्शन से कंपेयर करें तो इमल्शन सस्ता होता है। इमल्शन इम्प्रूव्ड बायो अवेलेबिलिटी। ये जो इमल्शन होता है ये हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ड्रग्स हम लेते हैं उनका बायो अवेलेबिलिटी ये इंक्रीज़ कर देते हैं। उनका बायो अवेलेबिलिटी जो होता है उसे ये इम्प्रूव कर देता है। अब ये बायो अवेलेबिलिटी जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ड्रग हमारे ह्यूमन ब्लड में, हमारे ह्यूमन सिस्टम में इंटरनली कितने अमाउंट में प्रेजेंट है अपना एक्शन दिखाने के लिए, उसी को हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट हम डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं इमल्शन का। इमल्शन आर थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल, डिफ़िकल्ट टू मैन्युफैक्चर इट। ये जो इमल्शन होता है ये थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल होता है। अभी अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर हम करते क्या है कि जो ऑयल होता है उसे हम वाटर के साथ मिक्स करने को देखते हैं। तो हमें पता है कि ऑयल और वाटर जल्दी मिक्स नहीं होता है एक दूसरे के साथ। इसीलिए ये जो इमल्शन होता है वो अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने के कारण हम इमल्शन को बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके से मैन्युफैक्चर कर पाते हैं। यानी कि इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमें बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ देखने मिलती हैं। स्टोरेज कंडीशन में अफेक्ट इमल्शन स्टेबिलिटी। अगर हमने किसी भी इमल्शन को स्टोर करते टाइम ध्यान नहीं दिया या फिर उसके स्टोरेज कंडीशन में ज़रा सा भी लापरवाही कर दिया तो वहाँ पे जो हमारा इमल्शन है वो बेकार होना चालू हो जाएगा। यानी कि उसका टेस्ट, उसका स्मेल, उसका कलर, ये सब चेंज होना चालू हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इमल्शन को ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। यानी कि अगर मैं इमल्शन को ट्रांसपोर्ट करना चाहूँ कहीं कंपनी से मार्केट की तरफ, तो वहाँ पे मुझे डिफ़िकल्टीज़ देखने मिलती हैं। इमल्शन नीड टू बी शेकन वेल बिफोर यूज़ फॉर यूनिफॉर्म एंड एक्यूरेट डोजिंग। ये भी एक डिसएडवांटेज होता है। यानी कि इमल्शन जब भी हमें इमल्शन पीना होता है या फिर जब भी इमल्शन हमें अपने बॉडी वगैरह पे लगाना होता है तो इमल्शन को हमें बहुत बार शेक करना पड़ता है अच्छे तरीके से। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है। लायबल टू माइक्रोबियल कंटेमिनेशन विच कैन लीड टू इमल्शन क्रैकिंग। इमल्शन के अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जिनकी वजह से इनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया या फंगस वगैरह प्रोड्यूस होने के चांस होते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, जो इमल्शन है वो अनस्टेबल हो जाता है और अनस्टेबल होने की वजह से वो इमल्शन क्रैक होना चालू हो जाता है वहाँ पे। होप आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ इमल्शन को देख लेते हैं। जनरली हमारे पास दो टाइप के इमल्शन होते हैं। एक होता है ऑयल इन वाटर इमल्शन और दूसरा होता है वाटर इन ऑयल इमल्शन। एक एक करके हम इन्हें विद डायग्राम देख लेते हैं, आपको एकदम अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला इमल्शन होता है ऑयल इन वाटर इमल्शन। इन दिस टाइप ऑफ इमल्शन ऑयल इज डिस्पर्स फेज एंड वाटर इज कंटिन्यूअस फेज। दिस टाइप ऑफ इमल्शन इज मेंट फॉर इंटरनल कंजम्पशन। गम अकेशिया, ट्रगाकंथ एंड मिथाइल सेल्यूलोज आर यूज्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट। ऑयल इन वाटर इमल्शन, जिसे हम O/W इमल्शन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको नाम से ही पता चलना चाहिए कि ये इमल्शन कैसा हो सकता है। यहाँ पे नाम पे अब हम बोलने पे कैसा लग रहा है, ऑयल इन वाटर इमल्शन, यानी कि जो ऑयल है वो वाटर के अंदर प्रेजेंट होगा। तो सीधी सी बात है, जो ऑयल की क्वांटिटी है वो वाटर के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होगा। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको छोटे छोटे सर्कल्स दिख रहे हैं येलो कलर के, ये होते हैं ऑयल, और ये ऑयल इस वाले इमल्शन के अंदर डिस्पर्स फेज की तरह काम करते हैं। और जस्ट आपको ये ऑयल के पीछे जो आपको एकदम बड़ा फेज दिख रहा है, वाटर जो है, ये वाटर एक्ट करता है इसके अंदर कंटिन्यूअस फेज की तरह। ये वाला इमल्शन ज़्यादा करके इंटरनल कंजम्पशन के लिए यूज़ होता है, यानी कि इसे हम अपने बीमारियों के लिए हम इसे पी सकते हैं। और इसके अंदर जो इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ होता है वो होता है गम अकेशिया, ट्रगाकंथ और मिथाइल सेल्यूलोज, और ऐसे बहुत सारे इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं जो हमें ऑयल इन वाटर वाले इमल्शन को बनाने के लिए यूज़ होते हैं।
So next emulsion है water in oil emulsion. In this type of emulsion, water is dispersed phase whereas oil is continuous phase. This type of emulsion are mainly used for external use. Wool fat, resins, beeswax and soaps are used as emulsifying agent. So ये जो वाटर इन ऑयल इमल्शन है, यहाँ पे भी आपको नाम से समझ जाना चाहिए कि ये कैसे टाइप का इमल्शन होगा. इसके अंदर आपको क्या दिखने मिल रहा है, वाटर इन ऑयल, यानी कि जो वाटर है वो ऑयल के अंदर प्रेजेंट है. तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो ऑयल की क्वांटिटी होगी यहाँ पे हमें ज़्यादा देखने मिलेगी. तो ये वाले फेस में, ये वाले इमल्शन में होता क्या है कि जो भी वाटर होता है वो एक्ट करता है एज अ डिस्पर्स फेस और जो ऑयल होता है वो एक्ट करता है एज अ कंटिन्यूअस फेस. जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर के छोटे छोटे सर्कल्स दिख रहे हैं, ये होता है वाटर जो कि एक्ट करता है डिस्पर्स फेस की तरह. और जो जस्ट इसके पीछे जो आपको एकदम सबसे कंटिन्यूअस फेस जो दिख रहा है, यानी कि जो सबसे बड़ा फेस दिख रहा है, वो होता है ऑयल फेस. और ये ऑयल किसकी तरह काम करता है, कंटिन्यूअस फेस की तरह काम करता है ये वाले इमल्शन के अंदर. सो वाटर इन ऑयल वाले इमल्शन को बनाने के लिए जो हम इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं वो होते हैं वुल फैट, रेजिन्स, बीजवैक्स एंड सोप्स. ये एक्ट करते हैं एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट इन वाटर इन ऑयल इमल्शन में. सो होप आपको टाइप्स ऑफ इमल्शन एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा. क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन को देख लेते हैं कि हम इमल्शन को, जितने टाइप्स के हमारे पास इमल्शन प्रेजेंट हैं उनको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं. तो हम इमल्शन को दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं. पहला हम क्लासीफाई कर सकते हैं इमल्शन को ऑन द बेसिस ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, यानी कि हमने इमल्शन के अंदर कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज़ किया हुआ है उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इमल्शन को अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं. और सेकंड तरीका होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एक इमल्शन को हम अपने बॉडी के अंदर कौन कौन से रास्ते के ज़रिए इंसर्ट कर सकते हैं. सो एक एक करके हम इसे देख लेते हैं. सो सबसे पहला हम देखेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट हमारे पास कौन कौन से टाइप के इमल्शन प्रेजेंट होते हैं. सो सबसे पहला इमल्शन होता है इमल्शन जिसके अंदर हम नेचुरल गम्स जैसे कि गम अकेसिया एंड तरगाकंद को एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं. सेकेंड इमल्शन होता है इमल्शन कंटेनिंग गम सब्सटीट्यूट्स, यानी कि ऐसा इमल्शन जिसके अंदर हम गम सब्सटीट्यूट्स को एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं. थर्ड इमल्शन होता है ऐसा इमल्शन जिसके अंदर हम सोप्स को एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज़ करते हैं. फोर्थ इमल्शन होता है इमल्शन कंटेनिंग सैपोनिन्स, यानी कि ऐसा इमल्शन जिसके अंदर हम सैपोनिन्स को एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं. फिफ्थ इमल्शन होता है ऐसा इमल्शन जिसके अंदर हम स्टार्च को एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं. सिक्स्थ इमल्शन होता है ऐसा इमल्शन जिसके अंदर हम नेचुरल वैक्स जैसे कि वूल वैक्स हो गए, बीज वैक्स हो गए, उनको एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं. सेवन्थ इमल्शन ऐसा होता है जिसके अंदर हम सिंथेटिक वैक्स जैसे कि इमल्सिफाइंग वैक्स, ऐसे वैक्स को हम क्या कर सकते हैं, एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं. सो लास्ट वाला इमल्शन ऐसे टाइप का इमल्शन होता है जिसके अंदर हम एग यॉक, पैक्टिन और जिलेटिन को एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं. सो ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट. सेकंड हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. सो अगर हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हमारे पास टोटल 4 टाइप के इमल्शन होते हैं इसके बेसिस पर. पहला इमल्शन होता है इमल्शन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन. सो ऐसे इमल्शन जिसको हम अपने माउथ से, अपने मुंह के ज़रिए अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं. सो ऐसे इमल्शन के एग्जांपल्स होते हैं लिक्विड पैराफिन, कॉड लिवर ऑयल, कैस्टर ऑयल. सो ये ऐसे टाइप के इमल्शन होते हैं जिनको हम अपने माउथ के ज़रिए अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं. सेकेंड इमल्शन होता है इमल्शन फॉर एक्सटर्नल यूज़, यानी कि ऐसा इमल्शन जिसे हम अपने बॉडी के बाहर वाले हिस्से पर ही लगा सकते हैं, जैसे कि स्किन हो गया, मेरा फेस हो गया, या फिर मेरे सर पे या फिर हाथ वगैरह पे मैं उसे लगा सकता हूँ. सो ऐसे इमल्शन के एग्जांपल्स होते हैं क्रीम, लिनीमेंट, लोशन. ये सब क्या होते हैं, इसे हम अपने माउथ के ज़रिए नहीं कंज्यूम करते हैं. ऐसे टाइप के इमल्शन को सिर्फ हम अपने बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट यानी कि बाहरी हिस्से पर ही बस इसे हम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इमल्शन होता है इमल्शन फॉर पेरेंट्रल यूज़, यानी कि ऐसा इमल्शन जिसे हम इंजेक्शंस वगैरह के ज़रिए अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं. सो ऐसे इमल्शन का एग्जांपल होता है सेक्स हार्मोन्स, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो इसे हम क्या करते हैं इंजेक्शन के ज़रिए यानी कि पेरेंट्रल रूट के ज़रिए अपने बॉडी के अंदर इसे ले सकते हैं. लास्ट वाला इमल्शन होता है इमल्शन फॉर रेक्टल यूज़,
यानी कि ऐसा इमल्शन जिसे हम अपने रेक्टल वाला पार्ट जो होता है हमारे बॉडी का, जो एकदम नीचे प्रेजेंट होता है बैक साइड पर, उसके ज़रिए हम अपने बॉडी के अंदर इसे ले सकते हैं। जैसे कि इनेमा होता है बहुत सारा, तो वो इनेमा को हम क्या कर सकते हैं, अपने रेक्टल वाले पार्ट से क्या कर सकते हैं, हम अपने बॉडी के अंदर उसे इंसर्ट कर सकते हैं। सो ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन। सो होप आपको क्लासिफिकेशन जो है इमल्शन का एकदम अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो नेक्स्ट हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं इमल्शन का, यानी कि हम किसी भी इमल्शन को कौन कौन से मेथड के ज़रिए बना सकते हैं। सो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स को कवर करना है। पहला होता है ड्राई गम मेथड, दूसरा होता है वेट गम मेथड एंड तीसरा होता है बॉटल मेथड। सो ये सब मेथड पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा कि हमें कोई भी टाइप का जब इमल्शन बनाना होता है तो उसके अंदर हम एक कॉमन स्टेप फॉलो करते हैं। तो अब ये कॉमन स्टेप होता क्या है, जैसे कि हमने इमल्शन के डेफिनेशन में देखा था कि हमारा जो इमल्शन होता है, इमल्शन को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। पहला होता है ऑयल, दूसरा होता है वाटर एंड तीसरा होता है इमल्सिफाइंग एजेंट। सो इन तीनों को ही मिलाने के बाद हमारा क्या बनता है, हमारा यहाँ पे इमल्शन बनता है। सो पहला हम ड्राई गम मेथड को देख लेते हैं। Measure the required quantity of oil and transfer it into dry mortar. Add the calculated quantity of gum acacia into it and triturate rapidly so as to form a uniform mixture. तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं ड्राई गम वाले मेथड के अंदर, सबसे पहले हम ऑयल को इसके अंदर मेज़र करते हैं और जितना हमें ऑयल की क्वांटिटी चाहिए होती है उतने ऑयल को हम क्या करते हैं, हमारे जो मोटार होता है उसके अंदर हम इसे रख लेते हैं। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा गम अकेशिया होता है, ये गम अकेशिया यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, ये गम अकेशिया यहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है। सो ये जो गम अकेशिया होता है, ये गम अकेशिया को हमें जितना गम अकेशिया चाहिए होता है उतना गम अकेशिया हम इसके मेज़र करते हैं और इसे भी हम क्या करते हैं, मोटार के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब हमारे मोटार के अंदर 2 चीज़ है, एक है ऑयल और दूसरा है हमारे पास गम अकेशिया, यानी कि ऑयल प्रेजेंट है और इमल्सिफाइंग एजेंट प्रेजेंट है। सो इन दोनों को हम क्या करते हैं, एकदम ज़्यादा जो हमारे पास पेसल प्रेजेंट होता है उस पेसल के ज़रिए हम इसे क्या करते हैं, टिचुरेट करते हैं, एकदम एजिटेट करते हैं ज़ोर ज़ोर से। अब एजिटेट करने के कारण क्या होता है कि जो हमारा ऑयल है और जो इमल्सिफाइंग एजेंट यानी कि जो गम अकेशिया होता है, ये दोनों एकदम अच्छे तरीके से एक यूनिफॉर्म मिक्सचर फॉर्म कर लेते हैं। Add required quantity of water and triturate vigorously till the solution become white in color, and at this stage whole mixture is called as primary emulsion. सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो वाटर होता है उस वाटर को हम छोटे छोटे क्वांटिटी में इस मोटार के अंदर डाल देते हैं। अब इस मोटार के अंदर डालने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने वाटर डाला वैसे ही हम क्या करते हैं, हमारा जो पेसल होता है उस पेसल के ज़रिए हम इसे ज़ोर ज़ोर से विगरसली यानी कि बहुत ही तेज़ी से इसे हम क्या करते हैं, शेक करते हैं, इसे बहुत ही तेज़ी से इसे हिलाते हैं। अब हिलाने के कारण होगा क्या कि जो भी मेरा वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है और ऑयल जो प्रेजेंट है और जो गम अकेशिया प्रेजेंट है, ये तीनों के तीनों क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्राइमरी इमल्शन फॉर्म करना चालू कर देंगे जो कि वाइट कलर का होता है। अब यहाँ पे जैसे ही एक वाइट कलर का मिक्सचर फॉर्म हो जाएगा जिसे हम प्राइमरी इमल्शन बोलते हैं, वैसे ही हमें समझ जाना है कि ये जो हमारा इमल्शन है वो 90% रेडी हो गया है। ऐड मोर ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड वॉल्यूम। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, लास्ट स्टेप में जितना हमें वॉल्यूम चाहिए होता है उतना हम क्या करते हैं, उसे वाटर डाल के उसे हम उतना वॉल्यूम तक लेके आते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ड्राई गम मेथड के ज़रिए हम किसी भी इमल्शन को फॉर्मुलेट कर लेते हैं इस तरीके से। सो होप आपको ड्राई गम मेथड किस तरीके से हम यूज़ करते हैं हमारे लैब में वो अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम वेट गम मेथड को देख लेते हैं। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑयल, वाटर एंड गम अकेशिया फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी इमल्शन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितना भी हमें इमल्शन बनाने के लिए ऑयल, वाटर एंड गम अकेशिया की ज़रूरत पड़ने वाली है, उन तीनों को हम क्या करते हैं, मेज़र कर लेते हैं, उसे हम साइड में रख देते हैं। Add gum acacia in mortar and add water and triturate it with the gum so to form a mucilage. सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी हमने गम अकेशिया को मेज़र किया है उस गम अकेशिया को हम अपने मोटार के अंदर डाल देते हैं और उस मोटार के अंदर डालने के बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर वाटर को ऐड कर देते हैं। वाटर को ऐड करने के बाद जो भी हमारा गम एंड वाटर का मिक्सचर यहाँ पे प्रेजेंट है
उसको हम विगरसली हमारे पेसल के ज़रिए उसे अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं, उसे हम टिचुरेट करते हैं। अब जैसे ही हम इसे टिचुरेट करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, एक म्यूसिलेज फॉर्म हो जाएगा, यानी कि एक मिक्सचर फॉर्म हो जाएगा गम एंड वाटर का। Add the required quantity of oil in small portion with rapid trituration until it form a white color mixture which is called as primary emulsion. सो नेक्स्ट स्टेप में हम करते क्या है कि जैसे ही हमारा वाटर एंड गम वाला मिक्सचर रेडी हो जाता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, छोटे छोटे क्वांटिटी में ऑयल को डालना चालू करते हैं। अब हम जितनी बार ऑयल को इसके अंदर डालेंगे उतनी बार हमें क्या करना है, तुरंत ही ज़ोर ज़ोर से हमारे पेसल के ज़रिए हमें क्या करना है, इसे टिचुरेट करते रहना है। अब हमें तब तक टिचुरेट करना है जब तक हमारा ये जो पूरा का पूरा मिक्सचर है वो एक वाइट कलर मिक्सचर में ना फॉर्म हो जाए। जैसे ही हमारा ये मिक्सचर एक वाइट कलर में फॉर्म हो जाएगा, वैसे ही हमें यहाँ पे समझ जाना है कि जो भी हमारा ये मिक्सचर है वो एक इमल्शन में कन्वर्ट होना चालू हो गया है, और इस स्टेज पे हम अपने इमल्शन को बोलते हैं प्राइमरी इमल्शन। Add more quantity of water in small portion to the primary emulsion with trituration to produce the required volume. Transfer the emulsion to a bottle, label it and dispense it properly. सो लास्ट स्टेप में हम करते क्या है कि जितना भी हमें वॉल्यूम बनाना होता है इमल्शन का, उतना वॉल्यूम के हिसाब से हम इसके अंदर पानी डालते रहते हैं हमारे प्राइमरी इमल्शन के अंदर। और पानी डालने के बाद जैसे ही हमारा इमल्शन रेडी हो जाता है पूरी तरह से, जितना भी हमें चाहिए होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस इमल्शन को हम अपने बॉटल में डाल देते हैं, लेबल कर देते हैं उसे अच्छे तरीके से और उसे डिस्पेंस कर देते हैं। सो होप आपको सेकेंड मेथड जो कि वेट गम मेथड था वो अच्छे तरीके से समझ गया होगा। यहाँ पे मैं एक पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो दोनों मेथड हमने अभी देखे, ड्राई गम मेथड एंड वेट गम मेथड, ये दोनों के दोनों जो मेथड है इमल्शन प्रिपरेशन के दोनों मेथड पूरी तरह सेम है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस आपको नज़र आया होगा कि ड्राई गम मेथड के अंदर हम सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, जो भी गम अकेशिया होता है, यानी कि जो भी हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, उसके अंदर हम ऑयल डालते हैं और उसे हम अच्छे तरीके से टिचुरेट करते हैं। लेकिन वेट गम मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा गम अकेशिया होता है, यानी कि जो भी हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, उसके अंदर हम यहाँ पे ऑयल का यूज़ नहीं करते हैं। पहले स्टेप में हम पहले स्टेप में क्या करते हैं, गम अकेशिया के साथ वाटर को लेते हैं, उस वाटर को अच्छे तरीके से टिचुरेट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, ऑयल का इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो ये एक मेन डिफरेंस होता है वेट गम मेथड और ड्राई गम मेथड में। नेक्स्ट मेथड होता है बॉटल मेथड। Measure the required quantity of oil and transfer into a large bottle. Add the required quantity of gum acacia. Shake the bottle vigorously until the oil and gum are mixed thoroughly. Add the calculated amount of water all at once. Shake the mixture vigorously to form a primary emulsion. Add more of water in small proportion with constant agitation to produce required volume. सो इस बॉटल मेथड में हम करते क्या है, इसके अंदर आपको नाम से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे बॉटल का कुछ ना कुछ यहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पे हम एक बॉटल लेते हैं और उस बॉटल के अंदर हम रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑयल को सबसे पहले डाल देते हैं। सबसे पहले हमने ऑयल को डाल दिया। अब ऑयल को डालने के बाद हम क्या करते हैं, उसी ऑयल के अंदर हम रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ गम अकेशिया को डाल देते हैं। यानी कि हमने ऑयल डाला और ऑयल के साथ साथ हम क्या कर दिए, इसके अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट जो कि हमारा गम अकेशिया है उसको हमने इसके अंदर डाल दिया। अब इन दोनों को डालने के बाद हम क्या करते हैं, बॉटल को ढक्कन बंद कर देते हैं, और ढक्कन बंद करने के बाद इस बॉटल को एकदम विगरसली हम क्या करते हैं, इसे शेक करते हैं, यानी कि ज़ोर ज़ोर से इसे हम अपने हाथों के ज़रिए हिलाते हैं, ताकि जो हमारा ऑयल एंड गम यानी कि ऑयल एंड इमल्सिफाइंग एजेंट का जो मिक्सचर है वो अच्छे तरीके से फॉर्म हो जाए। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में जितना क्वांटिटी हमें वाटर का चाहिए होता है उतना क्वांटिटी ऑफ वाटर हम क्या करते हैं, इसके अंदर डालते हैं, और फिर से हम क्या करते हैं, इस बॉटल को ढक्कन से बंद करते, फिर से हम इसे ज़ोर ज़ोर से शेक करते हैं। फिर लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा यहाँ पे प्राइमरी इमल्शन फॉर्म हो जाता है, फिर हम लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, जितना हमें रिक्वायर्ड चाहिए होता है इमल्शन, उतना हम क्या करते हैं, वाटर को डाल के हम इसे रिक्वायर्ड वॉल्यूम तक पहुँचा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बॉटल वाला मेथड है उसके ज़रिए हमने क्या कर दिया, इमल्शन को बना लिया। तो होप आपको जो तीनों के तीनों जो मेथड है, ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड एंड बॉटल मेथड, तीनों के तीनों अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों के तीनों मेथड। एग्ज़ाम में आपको या तो तीनों पूछ लेगा या फिर आपको एक एक करके आपको एग्ज़ाम में कोई भी पूछ सकता है। सो होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा।
नेक्स्ट हम फॉर्मुलेशन देख लेते हैं इमल्शन का, यानी कि एक इमल्शन के अंदर हम कौन कौन सी इंग्रेडिएंट को डालते हैं ताकि हमारा जो इमल्शन है वो अच्छे तरीके से रेडी हो पाए। सो सबसे पहला इंग्रेडिएंट इमल्शन को बनाने के लिए यूज़ होता है इमल्सीफाइंग एजेंट। इमल्सीफाइंग एजेंट रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू फेसेस, दैट इज ऑयली फेस एंड एक्वस फेस, थस मेकिंग द इमल्शन वेरी स्टेबल। सो हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही देखा था कि इमल्सीफाइंग एजेंट क्या करता है, ये क्या होता है। इमल्सीफाइंग एजेंट एक केमिकल होता है, इमल्शन का ही एक इंग्रेडिएंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब ये करता क्या है कि जो भी हमारे इमल्शन में दो फेजेस प्रेजेंट है, एक ऑयली फेस एंड दूसरा एक्वस फेस, इन दोनों फेस के बीच में जो भी इंटरफेशियल टेंशन होता है उसे एकदम कम कर देता है। और इंटरफेशियल टेंशन कम होने की वजह से होता क्या है कि जो भी ऑयल और वाटर होते हैं, यानी कि ऑयल और एक्वस फेस होते हैं, वो एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं और जो हमारा इमल्शन है वो एकदम स्टेबल फॉर्म हो जाता है। There are large number of emulsifying agent available, but to choose the correct type of emulsifying agent is very important. So हमारे इंडियन मार्केट में, हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे इमल्सीफाइंग एजेंट प्रेजेंट है, लेकिन एक राइट टाइप का इमल्सीफाइंग एजेंट चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा इमल्शन है वो स्टेबल बन सके। Sometime by using one emulsifying agent, a stable emulsion is not formed. Therefore, we have to use two or more than two emulsifying agent to form a stable emulsion. तो कभी कभी होता क्या है कि हम कभी भी अगर एक इमल्सीफाइंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं तो उस एक इमल्सीफाइंग एजेंट यूज़ करने से हमारा जो इमल्शन है वो स्टेबल इमल्शन नहीं बनता, यानी कि जो हमारा ऑयल एंड वाटर है वो अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो पाता। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, कभी कभी दो, कभी कभी चार, कभी कभी पाँच इमल्सीफाइंग एजेंट का यूज़ करते हैं किसी भी इमल्शन को बनाने के लिए, ताकि जो हमारा ऑयल एंड वाटर वाला जो फेस है वो एकदम अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। सो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे क्लासिफिकेशन दिख रहा होगा इमल्सीफाइंग एजेंट का। सो इतने सारे इमल्सीफाइंग एजेंट हमारे इंडियन मार्केट में, हमारे नेचर में प्रेजेंट है। सो इसके अंदर सबसे पहला कैटेगरी होता है नेचुरल सोर्सेज का। नेचुरल सोर्सेज के अंदर भी दो पार्ट होते हैं। पहला होता है वेजिटेबल सोर्स, जैसे कि गौ मक्केशिया, त्रगाकंद, अगार। दूसरा होता है एनिमल सोर्स, जैसे कि वुल फैट, एग यॉक, जिलेटिन। फिर दूसरा इसके अंदर इमल्सीफाइंग एजेंट टाइप होता है सेमी सिंथेटिक सोर्स। तो सेमी सिंथेटिक सोर्स के जो एग्जाम्पल होते हैं वो होता है मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। सो थर्ड सोर्स होता है इमल्सीफाइंग एजेंट का, वो होता है सिंथेटिक सोर्स। सिंथेटिक सोर्स के अंदर सबसे पहले आते हैं अनआयोनिक इमल्सीफाइंग एजेंट, जैसे कि अल्कली सोप्स हो गए, वेरियस मेटालिक सोप्स होते हैं, सल्फोनेट्स होते हैं। फिर दूसरा होता है कटायोनिक इमल्सीफाइंग एजेंट। कटायोनिक इमल्सीफाइंग एजेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास बेंजाल कोनियम क्लोराइड होते हैं, सेट्रीमाइड होते हैं। फिर उसके बाद नॉन आयोनिक इमल्सीफाइंग एजेंट की बात अगर हम करें तो हमारे पास ग्लिसराइल ईस्टर्स होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम इनऑर्गेनिक इमल्सीफाइंग एजेंट की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट होते हैं। फिर लास्ट जो इमल्सीफाइंग एजेंट होता है जिसको हम अल्कोहल से के नाम से जानते हैं, इनके अंदर आते हैं कार्नोवावैक्स, लेसिटिन्स एंड कोलेस्ट्रॉल। सो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यूज़ होता है इमल्शन को बनाने के लिए, वो होता है प्रिजर्वेटिव्स। सो इमल्शन आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग इमल्सीफाइंग एजेंट विच आर आइदर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन सोर्सेज विच प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, फंगाई एंड मोल्ड। In this case, emulsion may deteriorate and the taste of emulsion, odor of emulsion may change. So जितने भी हम इमल्शन बनाते हैं उन इमल्शन के अंदर हम इमल्सीफाइंग एजेंट का यूज़ करते हैं। और ये जो इमल्सीफाइंग एजेंट हम यूज़ करते हैं, ये इमल्सीफाइंग एजेंट ज़्यादा करके कार्बोहाइड्रेट से बने हुए होते हैं या फिर ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं। सो जिस भी इमल्शन के अंदर अगर प्रोटीन प्रेजेंट है या फिर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की वजह से ना यहाँ पे बैक्टीरिया, फंगस, मोल्ड वगैरह ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं। सो इन सब को रोकने के लिए हम प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं। अगर हमने प्रिजर्वेटिव का यूज़ यहाँ पे नहीं किया तो हमारा जो इमल्शन है वो क्या होगा, बेकार हो जाएगा और उसका जो टेस्ट है, जो उसका कलर होता है, जो उसका ओडर होता है, वो सब क्या होंगे, बेकार हो जाएंगे और एकदम अजीब तरीके से दिखेंगे फिर हमारे इमल्शन। सो अगर हम एग्जांपल की बात करें प्रिजर्वेटिव की, सो हम प्रिजर्वेटिव जैसे कि क्लोरोक्रिसॉल हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, मिथाइल पैराबीन, प्रोपाइल पैराबीन, इन सब टाइप के प्रिजर्वेटिव को हम यूज़ करते हैं हमारे इमल्शन के अंदर। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इमल्शन के अंदर यूज़ होता है फ्लेवर्स। व्हेन द इमल्शन आर मेड फॉर ओरल कंजम्पशन इट शुड बी सुटेबली फ्लेवर्ड।
So vanilla and benzaldehyde are most commonly used flavoring and sweetening agent which are used in the preparation of emulsion. So अगर हम कोई भी emulsion को oral use के लिए बना रहे हैं तो सीधी सी बात है, oral use होने वाले emulsion का जो फ्लेवर होता है, जो टेस्ट होता है, वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। सो इसी को एनहांस करने के लिए हम इसके अंदर बहुत सारे फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, जैसे कि बेंजाल्डिहाइड हो गया, वेनिला हो गया। ये सब बहुत ही कॉमनली यूज्ड फ्लेवर्स होते हैं हमारे इमल्शन के प्रिपरेशन में। सो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम अपने इमल्शन को बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो होता है एंटीऑक्सीडेंट्स। ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ इमल्शन द इमल्सिफाइंग एजेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द इमल्शन मे अंडरगो ऑक्सीडेशन बाय एटमॉस्फेरिक चेंजेस। To avoid this, we can add antioxidants such as tocopherol, gallic acid, propyl gallate and ascorbic acid. सो कभी भी जब हम इमल्शन को स्टोर करके रखते हैं तो वो इमल्शन के अंदर जो भी इमल्सिफाइंग एजेंट का हम यूज़ करते हैं वो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है, कभी कभी एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से ख़राब होना चालू हो जाता है, उसके अंदर ऑक्सीडेशन होना चालू हो जाता है। सो कभी भी अगर कोई भी इंग्रेडिएंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसके बाद क्या होगा, हमारा जो इमल्शन है उसका अपीयरेंस, उसका टेस्ट, उसका जो ऑर्डर होता है वो सब चेंज हो जाता है, जिसके वजह से हमारा इमल्शन पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। सो ये सब अवॉइड करने के लिए हम इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं, जैसे कि टोकोफेरॉल हो गया, गैलिक एसिड हो गया, प्रोपाइल गैलेट का यूज़ हम करते हैं कभी कभी, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड का यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो इमल्शन है उसके अंदर कोई भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस ना हो। सो ये तो थे फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्शन कि हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट का यूज़ करते हैं इमल्शन को बनाने के लिए। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम स्टोरेज देख लेते हैं इमल्शन का। सो इमल्शन फॉर ओरल यूज शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर इन कूल प्लेस प्रोटेक्टेड फ्रॉम सनलाइट, फ्रीजिंग एंड हाई टेम्परेचर। इमल्शन विच आर विस्कस इन नेचर आर यूजुअली पैक्ड इन वाइड माउथ बॉटल। सो ऐसा इमल्शन जिसे हम ओरली कंज्यूम करते हैं वैसे टाइप के इमल्शन को हम ज़्यादा करके एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं, और जितने भी इमल्शन होते हैं उन्हें हम एक कूल प्लेस यानी कि एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हैं। अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि हमें इमल्शन को प्रोटेक्ट करके रखना है किसी भी तरह के सनलाइट से, उसे हमें फ्रीज़ नहीं करना है, और इमल्शन को हमें एक हाई टेम्परेचर पर नहीं स्टोर करना है। अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम किसी भी इमल्शन के ऊपर अगर सनलाइट लेके आ जाते हैं, या फिर इमल्शन को हम फ्रीज़ कर देते हैं अगर फ्रीज़ वगैरह में डाल के, या फिर इमल्शन को हम हाई टेम्परेचर पे लेके जाते हैं, तो वैसे टाइप के इमल्शन के अंदर इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, यानी हमारा इमल्शन ख़राब होना चालू हो जाएगा। तो जो भी इमल्शन विस्कस होते हैं, यानी कि ऐसे इमल्शन जिसकी विस्कोसिटी थोड़ी हाई होती है, जैसे क्रीम हो गए, लोशन वगैरह हो जाते हैं, तो वैसे टाइप के इमल्शन को हम ज़्यादा करके वाइट माउथ बॉटल में स्टोर करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने उसे एक नैरो माउथ बॉटल में स्टोर करके रखा तो उसे वहाँ से निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए वाइड माउथ बॉटल में स्टोर करने की वजह से होता क्या है, हम वैसे विस्कस इमल्शन को आसानी से वैसे बॉटल में से निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट हम स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन को देख लेते हैं। एन इमल्शन इज सेड टू बी स्टेबल इफ़ इट रिमेन एज सच आफ्टर इट्स प्रिपरेशन ड्यूरिंग स्टोरेज। सो स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने जैसा इमल्शन स्टार्टिंग में बनाया था अपने कंपनी में, अगर वैसा ही सेम टू सेम इमल्शन स्टोरेज के दौरान भी है, तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरा जो इमल्शन है वो स्टेबल है। अगर मेरे इमल्शन के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है स्टोरेज के दौरान, यानी कि मेरे इमल्शन का जो अपीयरेंस वगैरह है वो बेकार हो रहा है वहाँ पे, तो मैं क्या बोलूँगा कि जो मेरा इमल्शन है वो इनस्टेबल है, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। सो हमारे पास 3 टाइप के इनस्टेबिलिटी हमें देखने मिलते हैं इमल्शन के अंदर, यानी कि 3 टाइप होते हैं इनस्टेबिलिटी के, जिसकी वजह से हमारा जो इमल्शन है वो बेकार दिखना चालू हो जाता है। तो सबसे पहला होता है क्रैकिंग, फिर होता है क्रीमिंग, एंड थर्ड होता है फेज इन्वर्जन। इन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला होता है क्रैकिंग। सो क्रैकिंग मीन्स द सेपरेशन ऑफ 2 layers ऑफ डिस्पर्स एंड कंटिन्यूअस फेज ड्यू टू द कोएलेसेंस ऑफ डिस्पर्स फेज ग्लोब्यूल विच आर डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स बाय शेकिंग। सो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन में देखा था कि हमारा जो इमल्शन होता है, इमल्शन के अंदर 2 टाइप के फेज़ होते हैं। एक होता है कंटिन्यूअस फेज जिसको हम डिस्पर्स मीडियम बोलते हैं, और दूसरा होता है डिस्पर्स फेज। सो कभी कभी होता क्या है, स्टोरेज के दौरान इमल्शन के अंदर जो भी डिस्पर्स फेज होते हैं, यानी कि जो भी छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स होते हैं, वो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर एकदम बड़ा ग्लोब्यूल फॉर्म कर लेते हैं, यानी कि कोएलेसेंस इनके अंदर हो जाता है।
कोलेसेंस का मतलब क्या, अगर मेरे छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स एक साथ मिल के एक बड़ा ग्लोब्यूल्स, एक बड़ा पार्टिकल फॉर्म कर लेते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कोलेसेंस। तो कभी कभी क्या होता है, स्टोरेज के दौरान इमल्शन में हमें ये देखने मिलता है, जो भी छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स होते हैं वो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और एक बड़ा ग्लोब्यूल्स फॉर्म कर लेते हैं। और जब ये बड़ा ग्लोब्यूल्स फॉर्म कर लेते हैं तो इसके वजह से होता क्या है, हमारा जो इमल्शन, जो कि पहले एक फेज था, यानी कि हमें पूरा एक सरीका दिख रहा था हमारा इमल्शन, अब हमें क्या देखने मिलता है, यहाँ पे दो फेजेस देखने मिलते हैं। यानी कि एक बड़ा सा ग्लोब्यूल्स देखने मिलेगा हमें और एक पूरा का पूरा कंटिन्यूअस फेज देखने मिलेगा हमें। तो ऐसे ही टाइप के इनस्टेबिलिटी को हम बोलते हैं क्रैकिंग। यानी कि जो मेरा एक फेज था इमल्शन का, वो टूट गया है, वो क्रैक हो गया है दो फेज में। एक पूरा लार्ज ग्लोब्यूल्स बन जाता है और एक मेरा कंटिन्यूअस फेज बन जाता है पूरा का पूरा। जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा कि पहले तो हमारा इमल्शन एकदम नॉर्मल दिख रहा है, और लेकिन जैसे ही इंस्टेबिलिटी आ जा रहा है इमल्शन के अंदर, जैसे ही क्रैकिंग वाला इंस्टेबिलिटी आ जा रहा है, वैसे ही क्या हो जा रहा है, हमारा इमल्शन के अंदर हमें दो फेज देखने मिल रहा है। एक कंटिन्यूअस फेज जो कि ब्लू कलर का है, और दूसरा ये जो लार्ज ग्लोब्यूल्स जो आपको दिख रहा है, ये हो जाता है दूसरा फेज। तो ऐसे टाइप के इंस्टेबिलिटी को हम बोलते हैं क्रैकिंग। सो आखिर ये क्रैकिंग होता किन वजह से, अगर मैंने इमल्सिफाइंग एजेंट रॉन्ग वाला यूज़ कर लिया, यानी कि जो इमल्सिफाइंग एजेंट मुझे यूज़ करना चाहिए था मैंने उसे छोड़ के कोई और इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ कर लिया, तो मुझे क्रैकिंग देखने मिलता है। या फिर मेरा जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो डीकम्पोज होने लगता है, सड़ने लगता है, तो मुझे क्रैकिंग देखने मिलेगा। या फिर मेरा अगर इमल्सिफाइंग एजेंट प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेता है तो भी मुझे क्या देखने मिलेगा, इमल्शन के अंदर क्रैकिंग वाला सिचुएशन देखने मिलता है। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि अगर मेरे इमल्शन के अंदर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है तो उसके वजह से भी क्या होता है, यहाँ पे मुझे क्रैकिंग देखने मिलता है। या फिर अगर मेरा जो इमल्शन है उसे मैं हाई टेम्परेचर पर स्टोर करके रखता हूँ, तभी भी मुझे क्रैकिंग देखने मिलेगा। सो ये तो था क्रैकिंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्रीमिंग। Creaming may be defined as the upward movement of dispersed globule to form a thick layer at the surface of the emulsion. Creaming is temporary phase because it can be redistributed by mild shaking or stirring to get again a homogeneous emulsion. कभी कभी क्या होता है, स्टोरेज के दौरान इमल्शन के अंदर जो भी डिस्पर्स फेस होते हैं, वो डिस्पर्स फेस अपने आप को धीरे धीरे ऊपर लेके जाते हैं इमल्शन के अंदर और एक डिफरेंट लेयर फॉर्म कर लेते हैं। तो ऐसे टाइप के इनस्टेबिलिटी को क्या बोलते हैं हम, क्रीमिंग। जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है कि पहले तो हमारा इमल्शन एक नॉर्मल इमल्शन जैसा दिख रहा है, जो डिस्पर्स फेस है वो अच्छे तरीके से कंटिन्यूअस फेस में फैले हुए हैं। लेकिन सेकंड डायग्राम में आपको क्या देखने मिल रहा है कि जो भी डिस्पर्स फेस है वो धीरे धीरे ऊपर चले गए और एक डिफरेंट लेयर फॉर्म कर लिए। तो ऐसे टाइप के इंस्टेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, क्रीमिंग। फिर हमारा इमल्शन क्रीमिंग वाले इंस्टेबिलिटी में कुछ ऐसे तरीके से दिखता है। ऐसे टाइप के इंस्टेबिलिटी को हम आसानी से छुटकारा पा सकते हैं अगर हमने इमल्शन को ज़ोर से शेक किया यूज़ करने से पहले, या फिर हमने इमल्शन को स्टरर के ज़रिए, किसी चीज़ के ज़रिए अच्छे तरीके से स्टर कर दिया, तो हमारा जो क्रीमिंग वाला इंस्टेबिलिटी है वो इसके वजह से ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो क्रीमिंग इंस्टेबिलिटी होती है, इस क्रीमिंग वाली इंस्टेबिलिटी को हम एक इक्वेशन के ज़रिए भी बता सकते हैं, और ये इक्वेशन होता है V इक्वल्स टू 2r² d1 माइनस d2 इंटू जी अपॉन 9 ईटा। तो यहाँ पे जो V होता है वो होता है रेट ऑफ क्रीमिंग, R का मतलब होता है रेडियस ऑफ ग्लोब्यूल्स, D1 का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स फेस, D2 का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ कंटिन्यूअस फेस, और ईटा का मतलब होता है विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। ये तो था क्रीमिंग वाला इंस्टेबिलिटी। नेक्स्ट हम फेज इन्वर्जन को देख लेते हैं, जो कि एक टाइप का इंस्टेबिलिटी ही है। फेज इन्वर्जन मीन्स द चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ इमल्शन इनटू अदर टाइप, दैट इज ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन चेंजेस इनटू वाटर इन ऑयल टाइप एंड वाइस वर्सा। सो फेज इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि अगर मेरा इमल्शन पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाता है दूसरे टाइप के इमल्शन में, तो वैसे टाइप के इनस्टेबिलिटी को हम बोलते हैं फेज इन्वर्जन। यानी कि अगर मेरा इमल्शन, मान लीजिए मैंने एक इमल्शन लिया, वो इमल्शन ऑयल इन वाटर वाला इमल्शन था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के वजह से कुछ उसके अंदर ऐसी इनस्टेबिलिटी आ गई जिसकी वजह से वो इमल्शन कन्वर्ट हो जाता है वाटर इन ऑयल वाले इमल्शन में। तो ऐसे टाइप के इंस्टेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, फेज इन्वर्जन, जिसके अंदर एक टाइप का इमल्शन पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाता है दूसरे टाइप के इमल्शन में।
सो ये भी एक टाइप का इंस्टेबिलिटी होता है। अब ये जो फेज़ इन्वर्जन है इसका कुछ रीज़न होता है जिसकी वजह से हमें एक इमल्शन के अंदर ये वाला इंस्टेबिलिटी देखने मिलता है। जैसे कि अगर मैंने इमल्शन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर यूज़ कर दिया तो वहाँ पे मुझे ये वाला इंस्टेबिलिटी देखने मिलेगा। अगर मैंने इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज़ अच्छे तरीके से नहीं किया है, जो इमल्सिफाइंग एजेंट मुझे यूज़ करना चाहिए था वो इमल्सिफाइंग एजेंट अगर मैंने वो यूज़ नहीं किया तो उसकी वजह से भी मुझे फेज़ इन्वर्जन देखने मिलता है किसी भी इमल्शन के अंदर। या फिर मेरे स्टोरेज के दौरान इमल्शन का जो टेम्परेचर है वो भी चेंज हो जाएगा, तो वैसे टाइप में भी हमें क्या देखने मिलता है, फेज़ इन्वर्जन देखने मिलता है। या फिर अगर मेरा वॉल्यूम जो है फेजेस का, यानी डिस्पर्स फेस एंड कंटिन्यूअस फेस का जो रेशियो होता है, हम अगर उसे बरोबर से लेते नहीं है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, तभी भी हमें क्या देखने मिलता है, यहाँ पे फेज़ इन्वर्जन देखने मिलता है। सो फेज़ इन्वर्जन कैन बी मिनिमाइज बाय कीपिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स फेस between 30 to 60%, storing the emulsion in cool place and using proper emulsifying agent in adequate concentration। सो अगर हमारे इमल्शन में अगर हमें फेज़ इन्वर्जन वाला इंस्टेबिलिटी नहीं लाना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि जो हमारा डिस्पर्स फेस का क्वांटिटी है इमल्शन के अंदर उसे तकरीबन हम 30 to 60% के रेंज में रख सकते हैं। या फिर हमें इमल्शन को स्टोर करके अच्छे तरीके से रखना है और इमल्शन को हमें हाई टेम्परेचर पर लेके नहीं जाना है। और इमल्शन के अंदर जो भी हम इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं वो एक प्रॉपर इमल्सिफाइंग एजेंट होना चाहिए, एक अप्रोप्रिएट इमल्सिफाइंग एजेंट होना चाहिए। सो ये तो था स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ इमल्शन को देख लेते हैं। सो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट का मतलब क्या है कि जो भी इमल्शन मैंने अपनी कंपनी में बनाया हुआ है उस इमल्शन की क्वालिटी को अगर मैं चेक करता हूँ, उस इमल्शन की क्वालिटी का मैं टेस्ट करता हूँ, तो वैसे टाइप के टेस्ट को ही हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ इमल्शन। सो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है अपीयरेंस टेस्ट। विथ विजुअल इंस्पेक्शन द इंग्रेडिएंट एंड द फाइनल प्रोडक्ट आर केयरफुली एग्जामिन्ड फॉर प्योरिटी एंड फॉर अपीयरेंस। सो अपीयरेंस टेस्ट में हम करते क्या हैं कि जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के रेडी होता है वो फाइनल प्रोडक्ट को हम चेक करते हैं अपने विजन के ज़रिए, अपने आँखों के ज़रिए। हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है, यानी कि जो हमारा फाइनल इमल्शन बन के रेडी हुआ है वो बरोबर है कि नहीं, वो दिखने में तो बरोबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कहीं उसके अंदर कोई कचरा वगैरह तो नहीं प्रेजेंट है। तो ये सब हम चेक करते हैं अपीयरेंस टेस्ट के अंदर। सो नेक्स्ट होता है पीएच टेस्ट। द पीएच ऑफ ओरल इमल्शन इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग पीएच पेपर और बाय यूजिंग पीएच मीटर। सो ये जो पीएच टेस्ट होता है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है किसी भी इमल्शन का। हमें ये चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारा जो इमल्शन है उसका पीएच बरोबर है कि नहीं है। तो इसे हम चेक करते हैं पीएच पेपर के ज़रिए या फिर पीएच मीटर के ज़रिए। नेक्स्ट टेस्ट होता है विस्कोसिटी टेस्ट। विस्कोसिटी इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग कप एंड बॉब विस्कोमीटर, कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर और स्टैंडर्ड कैपिलरी ट्यूब एंड रोटेशनल विस्कोमीटर। तो ये जो विस्कोसिटी होती है इमल्शन की, इसे भी हमें चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें ये चेक करना होता है कहीं हमारा इमल्शन ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं बन गया है, कहीं ज़्यादा पतला तो नहीं बन गया है। तो इसे हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए चेक करते हैं, जैसे कि कप एंड बॉब विस्कोमीटर होता है, कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर होता है, या फिर हम स्टैंडर्ड कैपिलरी ट्यूब वाले मेथड से भी हम विस्कोसिटी को चेक करते हैं किसी भी इमल्शन के। नेक्स्ट होता है एस्से टेस्ट। This test is performed to determine the presence of active ingredient. It is performed by using specific methods such as titrimetric or spectrophotometric method. सो एस्से का मतलब हमने बहुत सारे लेक्चर में कवर किया हुआ है कि एस्से का मतलब क्या होता है, केमिकल टेस्ट होता है। यानी कि जो भी प्रिपरेशन, जो भी इमल्शन हमने बनाया हुआ है उसके अंदर हमें ये चेक करना होता है कि जो भी मेडिकामेंट हमारे इमल्शन में प्रेजेंट है वो एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में प्रेजेंट है कि नहीं है। कहीं वो मेडिकामेंट, कहीं वो ड्रग हमारे इमल्शन के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में तो नहीं प्रेजेंट है, कहीं वो ड्रग हमारे इमल्शन के अंदर कम क्वांटिटी में तो नहीं प्रेजेंट है। तो ये सब चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे परफॉर्म करते हैं किसी भी इमल्शन के ऊपर। सो जो ऐसे परफॉर्म करते हैं हम किसी भी इमल्शन के ऊपर, वो मेथड हमारे इंडियन फार्माकोपिया के मोनोग्राफ में पहले से ही मेंशन होता है। जैसे कि बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि टाइट्रीमेट्रिक मेथड होता है या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड होता है। इनके ज़रिए हम क्या करते हैं, किसी भी इमल्शन के ऊपर ऐसे को परफॉर्म करते हैं। सो नेक्स्ट होता है डाइल्यूशन टेस्ट। द इमल्शन इज डाइल्यूटेड विद वाटर। इन केस इफ इमल्शन रिमेन स्टेबल आफ्टर इट्स डाइल्यूशन then it is oil in water type of emulsion. If not, then water in oil type of emulsion. The water in oil type of emulsion is stable if we dilute it with oil.
सो अगर मुझे ये पता करना हो कि मेरे पास जो इमल्शन प्रेजेंट है वो इमल्शन कौन से टाइप का इमल्शन है, तो मैं क्या करूँगा, डाइल्यूशन टेस्ट के ज़रिए उसे चेक कर सकता हूँ। कि मान लीजिए मेरे पास कोई इमल्शन प्रेजेंट है और मुझे नहीं पता कि वो इमल्शन ऑयल इन वाटर टाइप वाला इमल्शन है या फिर वाटर इन ऑयल टाइप वाला इमल्शन है, तो वैसे टाइम पे मैं क्या करूँगा, डाइल्यूशन टेस्ट के ज़रिए पता कर सकता हूँ कि ये जो इमल्शन है वो कौन से इमल्शन है। तो इस टेस्ट में हम करते क्या हैं कि जो भी मेरे पास इमल्शन का बॉटल प्रेजेंट होता है उस इमल्शन के अंदर हम बहुत सारा पानी ऐड कर देते हैं, और पानी ऐड करने के बाद हम ये देखते हैं कि कहीं मेरा इमल्शन अनस्टेबल तो नहीं हो गया। अगर मेरा इमल्शन अनस्टेबल नहीं होता है, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, मेरा इमल्शन वैसे का वैसे ही रहता है, तो मैं क्या डिटरमाइन करूँगा कि जो मेरा इमल्शन है वो ऑयल इन वाटर वाला इमल्शन है। लेकिन अगर मेरे इमल्शन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, यानी कि क्रैकिंग, क्रीमिंग या फेज़ इन्वर्जन हो जाता है मेरा इमल्शन के अंदर, तो मैं क्या डिटरमाइन करूँगा कि जो मेरे पास इमल्शन था वो इमल्शन मेरे पास वाटर इन ऑयल टाइप वाला इमल्शन था। नेक्स्ट हम डाई टेस्ट को देख लेते हैं। द स्कारलेट रेड डाई इज मिक्सड विथ इमल्शन, प्लेस अ ड्रॉप ऑफ इमल्शन ऑन अ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, कवर इट विथ कवर स्लिप and examine it under a microscope. If the dispersed phase globule appear red and the background appear colorless, then the emulsion is oil in water type of emulsion and reverse is water in oil type of emulsion. सो डाई टेस्ट के अंदर हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारा जो इमल्शन है वो इमल्शन कौन से टाइप का इमल्शन है। सो ये हम कलर के ज़रिए डिटरमाइन करते हैं कि अगर मेरे इमल्शन के अंदर जो भी डिस्पर्स फेस होता है वो डिस्पर्स फेस अगर रेड कलर का दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें क्या समझ जाना है कि जो हमारा इमल्शन है वो ऑयल इन वाटर टाइप वाला इमल्शन है। लेकिन अगर मेरे इमल्शन का जो डिस्पर्स फेस है उसका कलर कुछ भी नहीं दिखता है, वो कलरलेस दिखता है, तो वहाँ पे हमें ये समझना है कि जो मेरा इमल्शन है वो वाटर इन ऑयल टाइप वाला इमल्शन है। सो इस टेस्ट में हम करते क्या हैं कि हमारे पास एक डाई होता है जिसको हम बोलते हैं स्कारलेट रेड डाई। इस स्कारलेट रेड डाई को हम इमल्शन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही हमारा इमल्शन अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा डाई के साथ, वैसे ही हम क्या करेंगे, इमल्शन का एक ड्रॉप लेते हैं, उसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करते हैं। तो हम माइक्रोस्कोप के अंदर कलर देखते हैं। अगर हमारा जो डिस्पर्स फेस है उसका कलर हमें रेड कलर का दिख रहा है और बैकग्राउंड पूरा कलरलेस दिखता है, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, अगर सेम टू सेम अगर हमें ऐसा दिखता है, तो हमें क्या समझना है कि जो हमारा इमल्शन है वो ऑयल इन वाटर टाइप वाला इमल्शन है। लेकिन अगर हमारा जो डिस्पर्स फेस है वो कलरलेस दिखता है और पूरा जो बैकग्राउंड है वो रेड कलर का दिखता है, जैसा कि आपको सेकंड डायग्राम में दिख रहा है, तो ऐसे टाइम पे हमें ये समझना है कि जो हमारा इमल्शन है वो वाटर इन ऑयल टाइप वाला इमल्शन है। सो होप आपको अच्छे तरीके से डाई टेस्ट समझ गया होगा। नेक्स्ट हम कंडक्टिविटी टेस्ट को देख लेते हैं। So water is good conductor of electricity and oil is not a good conductor of electricity. The conductivity test can be performed by dipping a pair of electrode connected through a low voltage bulb in the emulsion. If the bulb glows on passing the electric current, the emulsion is oil in water type of emulsion. If bulb do not glow, then we can determine the emulsion is water in oil type of emulsion. So जैसा कि हमें पता है कि जो वाटर होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और जो ऑयल होता है वो गुड कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का। यानी कि अगर मैं वाटर के अंदर कोई भी करंट को डाल दूँ तो वो करंट अच्छे तरीके से पास हो जाएगा, लेकिन अगर मैं ऑयल के अंदर कोई भी करंट को डालूँ तो वो करंट अच्छे तरीके से नहीं पास हो पाएगा ऑयल के अंदर से। सो कंडक्टिविटी टेस्ट में हम करते क्या हैं, दो इलेक्ट्रोड लेते हैं और उस दो इलेक्ट्रोड के ऊपर एक बल्ब अटैच होता है, जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है। तो हम इस दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं, इमल्शन के अंदर डाल देते हैं। इमल्शन के अंदर डालने के बाद हम क्या करते हैं, इस इमल्शन के अंदर से ना करंट पास करवाते हैं। तो करंट पास होने के बाद अगर मेरा जो बल्ब है वो ग्लो हो जाता है, वो बल्ब अगर जल जाता है, उसके अंदर लाइट आ जाती है, तो हमें यहाँ पे क्या डिटरमाइन करना है कि जो हमारा इमल्शन है वो इमल्शन ऑयल इन वाटर टाइप वाला इमल्शन है। लेकिन अगर मेरा बल्ब ग्लो नहीं होता है तो हमें क्या डिटरमाइन करना है कि जो हमारा इमल्शन है वो वाटर इन ऑयल टाइप वाला इमल्शन है। सो होप आपको कंडक्टिविटी टेस्ट समझ गया होगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट होता है फ्लोरेसेंस टेस्ट। सर्टन ऑयल possess the physical property of fluorescing in presence of ultraviolet radiation on microscopic examination of emulsion under UV radiation. If whole field fluorescents, then we can determine the emulsion is water in oil type of emulsion. If small globule fluorescents, then it is oil in water type of emulsion. सो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑयल होते हैं जिनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिनको हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी, यानी कि जो हमारे ऑयल होते हैं
वो यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट के अंदर चमकने लगते हैं। तो इमल्शन के अंदर भी हम बहुत सारे ऐसे ऑयल का यूज़ करते हैं जो यूवी लाइट के अंदर चमकने लगते हैं। तो फ्लोरेसेंस टेस्ट के अंदर हम करते क्या हैं, हम इमल्शन को लेते हैं और उस इमल्शन को माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम यूवी लाइट के अंदर उसे चेक करते हैं, उसे देखते हैं। अगर हमारा इमल्शन पूरी तरह से चमक रहा है तो हमें वहाँ पे क्या डिटरमाइन करना है, हमें वहाँ पे ये डिटरमाइन करना है कि हमारा जो इमल्शन है वो वाटर इन ऑयल टाइप वाला इमल्शन है। जैसा कि आपको फर्स्ट डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारा इमल्शन जो है वो पूरी तरह से ग्रीन कलर का दिख रहा है ऑलमोस्ट। सो ये वाले इमल्शन हमें क्या डिटरमाइन करना है, ऐसा इमल्शन वाटर इन ऑयल टाइप वाला इमल्शन होता है। लेकिन अगर हमारा इमल्शन पूरी तरह से ग्लो नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ उसके जो डिस्पर्स फेस है, जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट है, अगर सिर्फ वो ही चमकते हैं, तो हमें वहाँ पे क्या डिटरमाइन करना है कि हमारा जो इमल्शन है वो ऑयल इन वाटर टाइप वाला इमल्शन है। सो होप आपको फ्लोरोसेंस टेस्ट अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट होता है कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टेस्ट। So cobalt chloride paper dipped in emulsion. If paper turns pink in color, then the emulsion is oil in water type. If not, then it is water in oil type. So cobalt chloride paper test के अंदर हम करते क्या है कि हमारे पास एक पेपर होता है और उस पेपर के ऊपर ना कोबाल्ट क्लोराइड नाम का केमिकल प्रेजेंट होता है। तो हम इस टेस्ट के अंदर करते क्या हैं, हम इस पेपर को, कोबाल्ट क्लोराइड वाले पेपर को इमल्शन के अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद हमें ये चेक करना है कि हमारे जो पेपर है, जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है, उसका कलर चेंज हो रहा है कि चेंज नहीं हो रहा है। अगर कोबाल्ट क्लोराइड का कलर जो है वो पिंक कलर हो जाता है तो हमें क्या डिटरमाइन करना है कि जो हमारा इमल्शन है वो ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन है। लेकिन अगर कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का कलर कुछ भी नहीं चेंज होता है, जैसा वो पहले था वैसा ही रहता है अगर वो इमल्शन के अंदर डालने के बाद भी, तो हमें क्या डिटरमाइन करना है कि जो हमारा कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है वो वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन है। सो होप आपको अच्छे तरीके से पूरा ये इमल्शन का लेक्चर समझ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो हम हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप अपना डाउट हमें ईमेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से, और इस वीडियो लेक्चर के जो PDF नोट्स है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।